नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार टीचर्स मंत्रा में। मैं दर्शन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस से संबंधित एक क्लास लेकर आए हैं। जो हमने एक बैच स्टार्ट किया है, इसके लिए प्रयास बैच। कौन सा बैच है भाई? प्रयास बैच 2.0। प्रयास बैच 2.0 स्टार्ट किया हमने, जो कि किसके लिए होगा? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की री एग्जाम के लिए होगा। जैसा कि आपको पता ही है कि इसका एग्जाम विद इन 6 मंथ, कितने 6 माह के अंतराल में अंदर अंदर इसका हमने फिर से एग्जाम ये करा लिया जाएगा। और इसके लिए हमने फिर से एक प्रयास शुरू किया है। वर्दी के लिए हमने एक नया प्रयास शुरू किया है एक बार फिर से। ठीक है भाई, तो इसके लिए हम एक क्लास लेकर आए हैं। इसका नाम क्या है भाई? दिल्ली सल्तनत। क्या है? दिल्ली सल्तनत। टॉपिक का नाम क्या होगा इसमें? दिल्ली सल्तनत के बारे में आज हम बात करेंगे। इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर हमने ये टॉपिक आज इस क्लास में पूरा कर लिया तो दिल्ली सल्तनत से बनने वाले जितने भी आपके प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न एक इसी क्लास में क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे आपके। ठीक है भाई, आपकी कोई भी फिर जहां तक है कोई भी क्वेरी नहीं बचेगी। चलिए तो शुरू करते हैं किसके बारे में। अब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत का मतलब है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मध्यकालीन भारत के बारे में किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम मध्यकालीन भारत के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो मध्यकालीन भारत की जो शुरुआत होती है, जैसे कि अगर हम इसका थोड़ा सा अगर हम क्या देख लें, इसका एक बैकग्राउंड देख लें, तो इसका यह अर्थ है कि मध्यकालीन भारत की जो शुरुआत जो हुई है वो किससे हुई है? मध्यकालीन भारत की शुरुआत जो हुई वो हुई भारत पर पहला अरबी मुस्लिम आक्रमण। अरबी मुस्लिम आक्रमण से हुई है। तो जो भारत पर पहला जो अरबी जो मुस्लिम आक्रमण जो हुआ है, भारत पर पहला अरबी मुस्लिम आक्रमण जो हुआ वो किसके द्वारा हुआ भाई? वो किसने किया भारत पर पहला अरबी मुस्लिम आक्रमण? तो वो हुआ भारत पर पहला जो मुस्लिम आक्रमण जो है वो हुआ है आपका 712 ईस्वी में। कब हुआ भाई? 712 ईस्वी में, 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम। कौन था भाई? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर पहला अरबी मुस्लिम आक्रमण किया गया। पहला अरबी मुस्लिम आक्रमण किया गया। तो किसने किया? MBK। किसने किया था भाई? MBK। जैसे होता है MDH मसाला, यहां पर कौन है? MBK व्यक्ति आता है। एक ये सफल आक्रमण होता है। ये क्या होता है? भारत पर किया गया सफल आक्रमण है। कौन सा? MBK द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो भारत पर पहला आक्रमण किया 712 ईस्वी में। ये कहां पर करता है? इसको ये सिंध पर करता है। ये कहां पर करता है? सिंध पर होता है आक्रमण। ये आक्रमण कहां पर होता है? सिंध पर होता है आक्रमण। तो इस समय जो सिंध है, सिंध के जो शासक हैं, हिंदू शासक हैं, इनका नाम है दाहिर सेन। क्या नाम है भाई? दाहिर सेन नाम होता है इनका। क्या नाम होता है इनका? दाहिर सेन। तो दाहिर सेन को ये क्या कर देते हैं? ये जो मोहम्मद बिन कासिम है ये क्या कर देता है? पराजित कर देता है और ये सिंध विजय हो जाती है। यहाँ इसकी क्या हो जाती है? यहाँ पर इसकी सिंध विजय हो जाती है और यहीं से शुरुआत होती है भारत में किसकी? मुस्लिम साम्राज्य की। तो भारत में जो सबसे पहला जो अरबी जो आक्रमण हुआ, मुस्लिम जो आक्रमण हुआ, वो किसके द्वारा हुआ? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ। ये कैसा है? अरबी मुस्लिम। अरबी इसलिए हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कहां से आए थे? अरब से आया। ये कहां से आया भैया? अरब से आया। ये अरब प्रदेश से आया है। ठीक है भाई, कहां से आए? अरब से आया है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, जो ये व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध विजित कर ली, तो इसके लिए मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर एक क्या लगाया? एक टैक्स भी लगाया था जिसका नाम है जजिया कर। क्या लगाया भैया? जजिया कर लगाया इसने। जजिया कर की जो शुरुआत हुई मध्यकालीन भारत में वो किसके द्वारा की गई? भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा की गई। और यहीं पर एक प्रथा और चलाई गई थी। कौन सी प्रथा होती है? जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी पद्मावत। तो पद्मावत में भी क्या होता है? आत्मदाह जो कर लेती हैं पत्नियां, जौहर प्रथा। कौन सी प्रथा भाई? जौहर प्रथा। तो जौहर प्रथा का प्रचलन भी कब हुआ है? 712 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 712 ईस्वी में हुआ है। ठीक, और यहीं से कहानी स्टार्ट हो जाती है किसकी? भारत में मुस्लिमों के जो साम्राज्य विस्तार की कहानी शुरू होती है। फिर इसके बाद भारत में तुर्की आक्रमण होता है। जो तुर्की आक्रमण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है सुबक्तगीन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सुबक्तगीन के द्वारा होगा। और फिर उसके बाद इसका बेटा आएगा जिसका नाम है महमूद गजनबी, जो भारत पर कुल 17 बार आक्रमण करता है। कितनी बार आक्रमण करेगा भाई? 17 बार आक्रमण करेगा।
और इसका जो मेन उद्देश्य जो रहता है महमूद गजनबी का, महमूद गजनबी, ये जो महमूद गजनबी है इसका मेन उद्देश्य भारत पर जो आक्रमण करने का है वो केवल और केवल क्या है, लूटपाट के माध्यम से ये करता है ऐसा। ठीक, अभी हम केवल इसके बारे में थोड़ी सी हम क्या पढ़ रहे हैं, इसकी बस थोड़ी सी डिटेल पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको अभी टॉपिक का हमारा नाम क्या है, दिल्ली सल्तनत है, लेकिन इसका प्रभाव कैसे हुआ उसके बारे में जानना है बस हम, ये आया कहाँ से आखिरकार दिल्ली सल्तनत। फिर इसके बाद भारत पे कौन आक्रमण कर रहा है, मोहम्मद गौरी, कौन, मोहम्मद गौरी आक्रमण कर रहा है। तो ये जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। आप जानते ही हैं कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध होगा 1191 में और इसमें मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। फिर उसके बाद 1192 में तराइन का फर्स्ट युद्ध होगा यहाँ पे, 1192 में फिर तराइन का सेकंड युद्ध होता है, ये तराइन हरियाणा में है, फिर ये क्या होता है, इसका सेकंड युद्ध होता है। जब द्वितीय युद्ध जब होता है तो इसमें मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, इसमें विजय हो जाती है और यहीं से स्टार्ट होती है फिर भारत में मुस्लिम साम्राज्य के विस्तार की कहानी और यहीं पर दिल्ली सल्तनत की एक शुरुआत होती है। ये जो मोहम्मद गौरी है ये अपने एक गुलाम, इनका एक गुलाम होता है जिनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका नाम क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये इस कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या करते हैं, भारत की जो साम्राज्य, जो दिल्ली का जो शासन है इसके आसपास का शासन इनको सौंप कर ये चले जाते हैं। ये क्या कर जाते हैं, ये बाहर चला जाता है मोहम्मद गौरी और यहीं से फिर ये भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो दिल्ली सल्तनत है और इसकी जो नींव रख रहे हैं, मतलब कि दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक हैं वो कौन है, वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हमने अभी इसकी छोटी सी एक कहानी पढ़ी आखिर कि ये जो आए ये लोग कि किस तरीके से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसके द्वारा क्या किया गया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक थे कौन, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये था कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास था। कौन था भाई, दास। ये एक गुलाम होता है, कौन है, ये दास है। किसका दास है, जैसे अभी हमने बताया आपको पीछे अभी, मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम होता है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये कुतुबुद्दीन जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, ये कौन है, दास है, गुलाम है, किसका, किसका, मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी इसको भारत में क्या क्या देके चले जाते हैं, एकता देके चले जाते हैं। एकता क्या प्रदान कर जाते हैं, एकता प्रदान। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मध्यकालीन भारत में सबसे पहले एकता किसको प्रदान किया गया, मध्यकालीन भारत में सबसे पहले एकता किसको प्रदान किया गया। तो किसको प्रदान किया गया भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक रहेगा वो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है हमारा, इसने बहुत सारे कार्य भी किए होंगे और इसके अन्य कुछ नाम भी होंगे। सबसे पहले अगर हम ये देखें तो इसको क्या किया, दास, दास का मतलब क्या है कि इसको खरीदा गया है। इसको क्या किया गया है, इसको खरीदा गया है। इसको क्या किया गया भैया, इसको खरीदा गया। किसने खरीदा है इसको, मोहम्मद गौरी ने खरीदा था। और ये मोहम्मद गौरी क्या करता है, इसको क्या बना जाता है, यहाँ का इक्तादार बना जाता है, यहाँ का इक्तादार इसको बनाकर चला जाता है। ठीक, नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि इसके जो है दिल्ली सल्तनत पर जो राज जो कर रहे हैं हमारे, इसने इसकी स्थापना तो कर दी दिल्ली सल्तनत की, लेकिन जो दिल्ली सल्तनत है उस पर राज करने वाले जो वंश हैं, उस पर राज करने वाले जो वंश हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत पर जो राज करने वाले जो वंश हैं वो कितने वंश रहे हैं, कितने वंश रहे हैं, 5 वंश रहे हैं। क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल जो रहा है, दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल जो रहा है वो कब से कब तक रहा है, 1206 से लेकर 1526 तक। तो 1206 से लेकर 1526 तक, 1206 से लेकर 1526 तक, ये जो 320 लगभग कितने साल हो गए भैया, 320 वर्ष। इन 320 वर्ष के अंतराल में, इन 320 वर्ष के अंतराल में दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने राज किया, 5 वंशों ने राज किया है। कितने वंशों ने राज किया है, 5 वंशों ने यहां पे राज किया है। तो ये जो 5 वंश हैं हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए, तो इन 5 वंशों के नाम देखते हैं। सबसे पहला जो वंश आया दिल्ली सल्तनत पर जिसने राज किया वो कौन था, गुलाम वंश। कौन था, गुलाम वंश। इसका नाम क्यों पड़ा गुलाम, अभी इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। चलिए,
कौन सा वंश है भाई? गुलाम वंश। कौन सा वंश है? गुलाम वंश। तो पहला जो वंश आया दिल्ली सल्तनत पर राज करने के लिए वो है गुलाम वंश। दूसरा जो आया वो है हमारा कौन सा? खिलजी वंश। कौन सा है? खिलजी वंश। कौन सा वंश है? खिलजी वंश। खिलजी वंश। दूसरा वंश क्या है हमारा? खिलजी वंश है, खिलजी वंश। तीसरा जो वंश आया हमारा वो कौन सा है भाई? तुगलक वंश है। कौन सा है? तुगलक। तुगलक वंश। तो पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा जो वंश है वो है सैयद वंश। कौन सा है? सैयद वंश। कौन सा वंश है? सैयद वंश। कौन सा है? सैयद वंश। फिर इसके बाद पांचवा जो वंशराज, मतलब अंतिम जो वंशराज करता है दिल्ली सल्तनत पर, अंतिम, वो है हमारा लोधी वंश। कौन सा है? लोधी वंश। कौन सा वंश है? लोधी वंश। चलिए, तो अब हम इसके बारे में, इसके टाइम पीरियड के बारे में, इनके बारे में बात कर लेते हैं कि किस किस वंश ने कितने कितने समय तक भारत पर राज किया है दिल्ली सल्तनत पर। चलिए, तो पहला ऐसे कि अगर हम बात करें किसके बारे में? गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड जो रहा है दिल्ली पर, दिल्ली सल्तनत पर, वो 1206 से लेकर 1290 तक रहता है। 1206 से लेकर 1290 एडी तक, मतलब ईस्वी की बात कर रहे हैं हम। 1206 से 1290 तक रहता है। दूसरा वंश है हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो शासनकाल है वो 1290 से लेकर 1320 तक रहता है। 1290 से 1320 तक रहता है। फिर अगर हम बात करें तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश का जो शासनकाल है वो 1320 से लेकर 1414 तक रहता है। 1414 एडी तक। ये सब क्या है? ईस्वी की बात कर रहे हैं हम, ईस्वी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर है हमारा सैयद वंश। सैयद वंश की यदि बात करें हम, तो ये 1414 से लेकर 1451 तक रहता है। 1414 से लेकर 1451 तक रहता है। फिर अगर हम बात करें लोधी वंश की, तो लोधी वंश का जो शासनकाल है वो 1451 से लेकर 1526 तक रहता है। 1451 से लेकर 1526 तक रहता है। 1451 से लेकर ये कब तक रहता है? 1526 तक रहता है। ठीक है भाई। तो चलिए, तो हमने ये जाना कि दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने राज किया? 5 वंशों ने राज किया। कितने वंशों ने राज किया? 5 वंशों ने राज किया, जिसमें पहला है हमारा गुलाम वंश। इसका शासनकाल 1206 से लेकर 1290 तक रहा। 1206 से लेकर 1290 तक रहा। दूसरा 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश का रहा। तीसरा है तुगलक वंश, 1320 से 1414 तक करता है ये शासन। फिर इसके बाद सैयद वंश है, ये 1414 से लेकर 1451 तक शासन करता है। फिर है लोधी वंश, 1451 से लेकर 1526 तक शासन करता है। सबसे अब यहां से एक क्वेश्चन ये पहले तो ये 5 वंश हमने लिख लिए, फिर यहां से ये क्वेश्चन बन जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा वंश किस वंश ने राज किया और सबसे कम किस वंश ने राज किया। तो सबसे ज्यादा इसकी बात करें हम, अगर हम बात करें कि सबसे कम, सबसे पहले अगर, तो इस वंश ने जो काम किया वो कितने वर्षों तक किया? केवल 30 वर्ष। कितने? 30 वर्ष। खिलजी वंश ने कितने? 30 वर्ष तक काम किया बस। और ये जो तुगलक वंश है इसने कितना किया? लगभग 94 ईयर। कितना? 94 वर्ष। कितना भैया? 94 वर्ष तक काम किया इसने। तो देखिए, ये है सबसे कम। तो खिलजी वंश ने सबसे कम राज किया है। सबसे कम खिलजी वंश ने सबसे कम किया, और जो तुगलक वंश है उसने सबसे ज्यादा किया। उसने सबसे ज्यादा शासन किया है। कहां पर? दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है भाई। तो दिल्ली पर राज करने वाले जो वंश हैं वो ये 5 वंश हैं। देख लेंगे इनको, कौन सा? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और फिर लोधी वंश। तो इन 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। 1526 में दिल्ली सल्तनत क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। फिर एक नए वंश की नींव पड़ती है, जहां पर तुगलक किसकी? मुगल वंश की नींव पड़ जाती है 1526 में। ठीक है भाई। चलिए, तो अब सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बात करेंगे? अब हम गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे। किस वंश के बारे में बात करेंगे? हम गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी, ये हमने जानकारी ले ली। कौन दिल्ली सल्तनत की नींव रखता है? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। वो कौन होता है? मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है। मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है वो। ठीक, चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में? गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेकर 1290 तक रहता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था 1206 से लेकर 1290 एडी तक। ठीक है भाई, ईस्वी।
तो 1206 से लेकर 1290 तक कौन शासन करता है? गुलाम वंश शासन करता है। गुलाम वंश, इस वंश का नाम गुलाम क्यों रखा गया? क्यों रखा गया? क्योंकि इस वंश की जो स्थापना जो कर रहा है वो एक गुलाम के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? वो एक गुलाम के द्वारा की जा रही है। और गुलाम कौन है? ऐबक। कौन है गुलाम? ऐबक। तो गुलाम वंश की जो स्थापना जो कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? वही ऐबक करता है। गुलाम वंश की स्थापना कौन करता है? ऐबक करता है। कौन? और दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी कौन करेगा? ऐबक करेगा। और गुलाम वंश की स्थापना भी कौन करेगा? ऐबक करेगा। लेकिन अगर यही आता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो फिर वो कौन है? इल्तुतमिश होगा, जो ऐबक का भी गुलाम होगा। ठीक, पढ़ेंगे उसके बारे में अभी थोड़ी देर में। चलिए, तो हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड जो रहा है वो 1206 से लेकर 1210 तक रहता है। 1206 से लेकर 1210 तक रहता है। 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा है। केवल ये 4 वर्षों तक, 4-5 वर्षों तक इसने यहाँ पे शासन किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक वो किस वंश से था, तो ये इसका ये जो वंश है वो है मामलूक वंश। ये पूछ लिया जाता है कि ये किस वंश से संबंध रखता है, तो ये कौन सा वंश है? मामलूक वंश से संबंध रखता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये होता कौन है? ये तुर्की होता है। ये कौन होता है? तुर्की। तो ये तुर्की मुसलमान है। ये कौन मुसलमान है? तुर्की मुसलमान होता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका वंश कौन सा है? मामलूक वंश होता है। इसके अन्य नाम के बारे में यदि हम बात करें तो अन्य नाम इसके क्या क्या हैं? जैसे कि नंबर 1 अगर हम बात करें, अन्य नाम में बात कर लेते हैं कि इसको अन्य नाम से भी कुरान खां, इसे हम क्या कहते हैं भैया? कुरान खां के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से? कुरान खां। इसको कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 1 किसके नाम से? कुरान खां के नाम से जाना जाता है इसको। नंबर 2 इसको लाख बख्श। नंबर 2 इसको किसके नाम से? लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इसको लाख बख्श, इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3 इसको पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम पढ़ेंगे इनका अर्थ क्या होता है। पील बख्श के नाम से भी इनको जाना जाता है। पील बख्श, पील बख्श के नाम से भी इसको जाना जाता है। नंबर 4 इसको हम क्या कहते हैं? लाख बख्श। अच्छा, लाख बख्श लिख लिया। इसे और क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं द्वितीय हातिम के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसके नाम से? द्वितीय हातिम। द्वितीय हातिम के नाम से भी इसको जाना जाता है भाई। और एक है मोहम्मद बिन, सॉरी, और एक क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके 4 और नाम हैं। 4 अन्य नाम क्या क्या है? नंबर 1 कुरान खां। कुरान, क्योंकि इनको कुरान का बहुत ज्ञान था। इनको कुरान का बहुत ज्ञान था। सबसे पहले अगर हम देखें तो इनको नैसापुर के बाजार से एक मौलवी ने इनको खरीदा था। नैसापुर के बाजार से एक मौलवी ने इनको खरीद लिया था। तो उन्होंने इनको क्या सिखाया? कुरान पढ़ना सिखाया था। इसलिए इनको कुरान का बहुत ज्ञान था, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? कुरान खां के नाम से। दूसरी बार खरीदा गया इसको मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो फिर एक और नाम है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ये लाखों का दान करते हैं। ये क्या करता है? लाखों का दान करता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? लाख बख्श के नाम से भी इसको जाना जाता है। तीसरा है पील बख्श। पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला। किसका? हाथी। तो ये हाथी का दान करता है। हाथी का दान करने वाला, हाथी दान करने वाला। तो ये क्या है? जो हाथियों का दान करते हैं उसे क्या कहते हैं? पील बख्श के नाम से। और द्वितीय हातिम, द्वितीय हातिम का मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम सच्चा व्यक्ति और निडर व्यक्ति, एकदम बहुत ही अच्छे व्यक्ति था वास्तव में ये। तो इसलिए इसको एक संज्ञा दी गई, द्वितीय हातिम की भी इसको संज्ञा दी गई है। तो इसके 4 अन्य नाम हैं। एक लाख बख्श, कुरान खां, पील बख्श और द्वितीय हातिम के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं हम किसके बारे में? राजधानी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? राजधानी। सबसे पहले अगर हम बात करें कि दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब राजधानी क्या दिल्ली बनाई गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इन्होंने जो राजधानी जो बनाई वो क्या बनाई है? लाहौर। क्या बनाई है? लाहौर। लाहौर स्थापित करी इन्होंने। राजधानी कहां बनाई इन्होंने? लाहौर में। तो दिल्ली सल्तनत की ये जो राजधानी रही वो क्या रही? लाहौर स्थापित रही। ये कभी भी दिल्ली इन्होंने राजधानी स्थानांतर नहीं की थी। ठीक, भारत की जो दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी है वो दिल्ली स्थानांतरण करेगा इसका गुलाम, इसका नाम है इल्तुतमिश। ठीक, चलिए, तो अपनी राजधानी कहां बनाया इसने? लाहौर को बनाया। इसने किसको स्थापित किया? लाहौर को अपनी राजधानी स्थापित किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? कि ऐबक के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। ऐबक के द्वारा किए गए कार्य।
अब जब कोई एक शासक बनेगा भाई, जब राजा बनेगा, शासक बनेगा, तो अब उसके द्वारा किए गए कार्य भी तो होंगे हैं या नहीं होंगे। चलिए तो कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला कार्य है मीनार निर्माण। कौन सी मीनार बनवाई इन्होंने? सबसे पहले अगर हम बात करें कुतुब मीनार। कौन सी मीनार बनवाई इसने? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का क्या कराया इन्होंने? निर्माण कराया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य क्या कराया? शुरू कराया। ये याद रखना है, क्या कराया इन्होंने? शुरू कराया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इन्होंने क्या कराया? शुरू कराया। तो भारत में जो मीनार का निर्माण कार्य शुरू करा रहा है कुतुब मीनार का, वो कौन करा रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक कराता है। ठीक, हालांकि ये इसको 3 मंजिल बनवाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। फिर कुतुब मीनार का जो पूर्ण जो कार्य कराएगा वो कराएगा इल्तुतमिश, जो इसका गुलाम होगा आगे चलकर। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बारे में, तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करा दिया इन्होंने, केवल 1 मंजिल बनवाया। दूसरा इन्होंने मस्जिद निर्माण कराया। मस्जिद निर्माण जो कराई वो कौन सी थी? कुब्बत उल इस्लाम। कुब्बत उल इस्लाम नामक इन्होंने क्या बनवाई? एक मस्जिद बनवाई। तो भारत की जो ये पहली मस्जिद है, भारत की पहली मस्जिद बनवाई गई, कुब्बत उल इस्लाम बनवाई गई एक तरीके से। कौन सी? कुब्बत उल इस्लाम थी। और ये क्या थी? ये सार्वजनिक मस्जिद है। भारत की पहली सार्वजनिक मस्जिद। ये प्रश्न आता है कि भारत की पहली सार्वजनिक मस्जिद किसने बनवाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था कुब्बत उल इस्लाम। क्या नाम था इसका? कुब्बत उल इस्लाम। तो कुब्बत उल इस्लाम नामक इन्होंने क्या बनवा दी? मस्जिद बनवा दी। ठीक, अन्य निर्माण में अगर हम इनके बात करें, इन्होंने क्या बनवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया इसने। क्या बनवाया इसने? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा भारत में तुर्क के आधार पर, किस पर? तुर्क की जो एक कला होती है, उस तुर्की आधार पर बनाई जाने वाली पहली एक कला, मतलब पहली एक क्या थी? एक इमारत थी पूरे तरीके से जो बनी। 2.5 दिन का झोपड़ा, मतलब ये 2.5 दिन में बनकर ये क्या हो गया था? तैयार हो गया था। और ये कहाँ बनवाया गया? ये बनवाया गया अजमेर में। ये भी पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनवाया गया? अजमेर में बनवाया गया। किसके द्वारा बनवाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा ये था क्या? ये पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा था क्या? कि 2.5 दिन का झोपड़ा है, मीनार है, मस्जिद है, मंदिर है, क्या है? ये पूछता है वो। तो ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो क्या है? एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। ये क्या है? मस्जिद। तो इससे पहले अगर हम बात करें, एक मस्जिद तो ये भी बनवाई है भैया इन्होंने, लेकिन ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है ये कोई सार्वजनिक मस्जिद नहीं थी। ये सार्वजनिक मस्जिद नहीं थी। इसमें केवल और केवल जो बड़े बड़े जो उनकी मौलवी या मौलाना जो लोग थे उन लोगों के लिए बनवाई गई थी, वो लोग जा सकते थे इसमें। लेकिन कुब्बत उल इस्लाम ये भारत की पहली सार्वजनिक मस्जिद है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी जात हमारे किसी भी अपनी आर्थिक स्थिति से वो संबंध रखता हो वो उसमें जा सकता था। फिर उसमें चाहे मोटा पतला गरीब अमीर हर व्यक्ति इसमें जा सकता था। लेकिन जो 2.5 दिन का झोंपड़ा था इसमें केवल और केवल किसको जाने का था? इसमें जो धर्म गुरु थे उनको जाने की क्या थी? आज्ञा थी इसमें। ठीक है भाई, चलिए तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है चलो इससे पहले थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इसके बारे में ही। तो ये जो इल्तुतमिश है, कौन? ऐबक के बारे में यदि हम बात करें, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शब्द है, मतलब ये जो नाम है ऐबक जो ये नाम है, इस ऐबक शब्द का जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। क्या होता है इसका अर्थ? चंद्रमा का देवता। तो ऐबक का अर्थ क्या है? चंद्रमा का देवता होता है। क्या होता है? चंद्रमा का देवता होता है ऐबक का अर्थ। और ये ऐबक ने जो उपाधि जो धारण की है, ऐबक ने उपाधि, पूछा जाता है कि कौन सी उपाधि थी, तो ऐबक ने उपाधि धारण की किसकी? मलिक व सिपह सलार की। मलिक व सिपह सलार की उपाधि धारण की इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। यह भी पूछा जाता है कौन शासक था इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सुल्तान की उपाधि
धारण नहीं की, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने क्या किया, सुल्तान की उपाधि धारण कभी भी धारण नहीं की थी। इन्होंने किसकी उपाधि धारण की, केवल और केवल मलिक एवं सिपाही सलार की इन्होंने क्या कर ली, उपाधि धारण कर ली। कुतुबुद्दीन ऐबक का कहना यह था कि मैं सुल्तान की उपाधि धारण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई राजा नहीं हूं, मैं केवल क्या हूं, सिपाही सलार, मतलब एक सेनापति के रूप में कार्य करूंगा। मैं कौन हूं, मैं गुलाम हूं। हालांकि इसको गुलाम जो दास्ता थी, गुलामी थी, उस दास्ता से इसको 1208 में इस दास्ता से इसको क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। दास्ता से इसको क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। और दास्ता से जो मुक्त किया वो किसके द्वारा किया गया भाई, किसके द्वारा किया गया, वो मोहम्मद गौरी का भतीजा होता है, भतीजा महमूद। किसके द्वारा, महमूद के द्वारा। तो इस महमूद ने इसको क्या कर दिया था भैया, कि इसको दास्ता से मुक्त कर दिया था 1208 में। लेकिन फिर भी मोहम्मद गौरी ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उन्होंने केवल सिपाही सलार के रूप या फिर एक सेनापति के रूप में उन्होंने कार्य किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि वर्ष 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, चौगान क्या होता है, एक चौगान। तो चौगान खेलते समय ये क्या कर देते हैं भैया, चौगान खेलते समय एक घोड़े से क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। गिरकर क्या हो गई, इसकी मौत हो गई। और इसका चैप्टर यहीं पे क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर, चौगान का इसको बहुत शौक था, पोलो जिसे कहते हैं एक तरीके से। तो घोड़े से ये बैठे थे और उस पर चौगान खेल रहे थे, और उससे क्या हो जाती है, ये गिर जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। देख रहे हैं भाई कि घोड़े से गिरकर ही क्या हो रही है, मौत हो जाती है इसकी। ठीक, और इसका चैप्टर यहीं क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। फिर इसके बाद अब जब एक राजा की डेथ हो गई तो एक नेक्स्ट शासक आएगा कि या नहीं आएगा। तो दिल्ली सल्तनत का जो नेक्स्ट शासक आता है वो कौन होता है, इल्तुतमिश। कौन होता है, इल्तुतमिश होता है। हालांकि अगर हम बात करें कि इसके बाद 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका बेटा आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसका बेटा कौन, आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। जब दिल्ली की गद्दी पर वो बैठता है तो ऐसा कहते हैं कि आराम शाह, जैसे इसका नाम है आराम शाह, वैसे ही इसका काम था आराम करना, खाना पीना और आराम करना, और एकदम अयासी टाइप का व्यक्ति था ये। और ये एक कैसा शासक रहा, ये एक अयोग्य शासक था। कैसा शासक है, अयोग्य शासक। और इसने दिल्ली की जनता पर, लाहौर की जनता थी, इस पर बहुत क्या किया, इसने अत्याचार किया। अयोग्य शासक साबित हुआ ये। कैसा साबित हुआ, अयोग्य शासक साबित हुआ ये। और जब दिल्ली की जनता पर अत्याचार हुआ, लाहौर की जनता पर अत्याचार हुआ, तो उस जनता ने क्या किया, फिर न्याय की भीख मांगी। वो किससे मांगी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होता है। एक कौन होता है, गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी है ये, गुलाम व दामाद दोनों हैं। गुलाम व दामाद है, गुलाम और दामाद जो है वो कौन है, इल्तुतमिश। कौन है वो, इल्तुतमिश। तो ये जो इल्तुतमिश है, ये इस समय क्या होता है, ये होता है इस समय वदायूं का गवर्नर। ये क्या होता है, वदायूं का गवर्नर। तो इल्तुतमिश वदायूं का गवर्नर होता है। और वदायूं का गवर्नर जब ये काम कर रहा होता है इस रूप में, तो यहाँ पर पहुंच जाती है जनता, और जनता कहती है कि महाराज हमें किसी भी तरीके से इस आराम शाह से बचाएं। आराम शाह एक अयोग्य शासक है जो हम पर बहुत क्या कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। और इस अत्याचार से केवल और केवल हमें कौन बचा सकता है, केवल अब आप ही बचा सकते हैं। तब इल्तुतमिश कूच करता है, किधर की तरफ, दिल्ली की तरफ कूच करता है, और आराम शाह को मारकर उसकी हत्या कर दिल्ली का शासक बन जाता है।
ठीक है भाई, दिल्ली क्या बन जाता है, ये शासक बन जाता है। और फिर यहीं से कहानी स्टार्ट करता है ये किसकी, दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में कार्य करने की। ठीक, चलिए तो अब आराम सा का चैप्टर, इसका यहाँ चैप्टर इसका क्या हो गया, क्लोज हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो कौन बनता है फिर शासक, जिसका नाम है इल्तुतमिश। कौन बन रहा है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जब शासक बनता है तो इसके बाद ये देखेंगे कि वास्तविक संस्थापक, इसे मैंने अभी बताया क्या कहते हैं, इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो है संस्थापक वो कौन है, इल्तुतमिश। ये कौन है, इल्तुतमिश है। अगर हम बात करें इसकी जाति और वंश के बारे में, इल्तुतमिश की जो जाति और जो वंश रहा है वो कौन सा है। जाति के बारे में यदि बात की जाए तो ये है इलवरी जाति का तुर्क होता है। ये कौन होता है, इलवरी जाति का, इलवरी जाति का तुर्की मुसलमान है। ये क्या है, इलवरी जाति का तुर्क है। ये इलवरी जाति का क्या है, तुर्क है। और इसका जो वंश है, इसका ये जो वंश है वो कौन सा है, शमसी वंश से संबंध रखता है। किस वंश से रख रहा है, ये शमसी वंश से संबंध रखता है। कौन सा वंश है भाई, शमसी वंश। इलवरी जाति है इसकी और वंश कौन सा है, शमसी वंश। तो ये शमसी वंश से संबंध रखता है कौन, इल्तुतमिश। चलिए अब अगर बात करें कि इल्तुतमिश जो शब्द है, इस शब्द का जो अर्थ है, इल्तुतमिश शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है। इल्तुतमिश शब्द का अर्थ होता है साम्राज्य का, साम्राज्य का, साम्राज्य का स्वामी, साम्राज्य का स्वामी। तो इल्तुतमिश शब्द का अर्थ क्या होता है, साम्राज्य का स्वामी होता है। पीछे हमने पढ़ा ऐबक का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा का देवता। तो वैसे ही इल्तुतमिश का अर्थ क्या है, साम्राज्य का स्वामी, साम्राज्य का स्वामी होता है इल्तुतमिश शब्द का अर्थ। चलिए ठीक, फिर अगर हम बात करें राजधानी परिवर्तन, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपनी राजधानी कौन क्या बनाई थी, लाहौर बना के रखी थी। उसने कभी भी दिल्ली की तरफ प्रवेश नहीं किया। क्यों नहीं किया, बिकॉज इसका कारण ये भी था क्योंकि दिल्ली में जब तराइन का सेकंड जो युद्ध हुआ उसमें जो है जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जब वो हार जाते हैं तो उस समय चौहान जो लोग थे बाकी के और भी लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। इस वजह से उसने डर की वजह से वो कभी भी वो दिल्ली की तरफ नहीं आया। उसने अपनी राजधानी कहाँ पर ही स्थापित रखी, लाहौर स्थापित रखी। लेकिन इल्तुतमिश वास्तविकता में दिल्ली सल्तनत का एक वास्तविक संस्थापक रहा और वो एक योग्य शासक भी था और उसने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरण कर लाहौर से स्थानांतरण करके कहां पर ले आया, लाहौर से, ये कहां लेकर आया इसको, लाहौर से स्थानांतरण कर इसने दिल्ली में क्या कर दी, स्थापित कर दी। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से, ये पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरण कर कहां पे, दिल्ली स्थापित की। तो ये की थी किसने, इल्तुतमिश ने। किसने की थी, इल्तुतमिश ने। अब इल्तुतमिश कहाँ आ चुका है, दिल्ली में आ चुका है। इसने अपनी राजधानी लाहौर से स्थापित कर कहाँ स्थापित कर दी, दिल्ली में स्थापित कर दी इसने। ठीक है भाई, तो इसका पहला जो काम रहा वो कौन सा रहा, राजधानी परिवर्तन करना। इसने राजधानी परिवर्तन की कहां से, लाहौर से, और कहां स्थापित कर दी, दिल्ली स्थापित कर दी। इसको क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दूसरा इसका एक और नाम है भैया, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गुलामों का गुलाम। इसे हम क्या कहते हैं, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसको गुलामों का गुलाम। ये प्रश्न भी बहुत आता है पेपर में पूछने के लिए कि गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है। तो गुलामों का गुलाम कहा जाता है किसको, इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे एक गुलाम ने खरीदा था, इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक को किसने खरीदा, मोहम्मद गौरी ने खरीदा, वो भी एक गुलाम है। अब इस गुलाम को भी एक गुलाम ने खरीदा है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, प्रोसेस देख लेंगे क्या था कि जो मोहम्मद गौरी है, गौरी ने किसको खरीदा, गौरी ने खरीदा ऐबक को। किसको खरीदा, ऐबक को। गौरी ने ऐबक को खरीदा और ऐबक ने किसको खरीदा, इल्तुतमिश को खरीदा। किसको खरीदा, इल्तुतमिश को खरीदा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहते हैं, क्योंकि एक गुलाम कौन है, ऐबक। एक गुलाम ने दूसरे गुलाम को खरीदा, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके बारे में कि इल्तुतमिश के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। इल्तुतमिश के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो कार्य इसने किया वो है क्या है, हमारा इक्तादारी प्रथा। क्या है, इक्तादारी प्रथा। कौन सी प्रथा,
एकतादारी प्रथा। एकता का मतलब होता है भूमि का एक टुकड़ा, भूमि का एक टुकड़ा, मतलब कि एक क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं हम। किसके बारे में बात करता है एकता? एक क्षेत्र के बारे में बात करता है। किसके बारे में? क्षेत्र के बारे में बात करता है। इसने क्या चला दी? एकतादारी प्रथा चला दी। इस प्रथा के अंतर्गत क्या किया गया? इसने छोटे मोटे जितने भी लोग थे उन सबको क्या प्रदान करना शुरू कर दिए? एकता। कार्य के बदले इसने क्या प्रदान किए? वेतन की जगह इसने एकता प्रदान कर दी। इसने क्या कर दिया? इसने एकता प्रदान कर दी। एकता का अर्थ क्या होता है? एक क्षेत्र का स्वामी हो जाता है एक तरीके से। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक, जैसे क्या होता है, एक थाना है, क्या है? थाना। तो उस थाने का थाना अध्यक्ष होता है। क्या होता है? उस थाने का थाना अध्यक्ष होता है, और उस थाने के अंडर के जो भी उस सीमा क्षेत्र में, उस थाने के सीमा क्षेत्र में जो भी क्षेत्र आएगा, उस क्षेत्र पर रूल ऑफ रेगुलेशन बनाने का कार्य किसका होगा? उस थाना अध्यक्ष का होगा। उस थाना अध्यक्ष का होगा। तो इसी तरह इसने क्या कर दिए? इक्तेदार इसने नियुक्त कर दिए, और एक एक क्षेत्र बांट दिया कि आप इस क्षेत्र के इक्तेदार हैं और आप इस क्षेत्र के इक्तेदार हैं, और यहां से क्या रेवेन्यू लेना है, किस तरीके से यहां से आपको टैक्स वसूलना है, यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, किस तरीके से देखनी है, वो आप देखेंगे। और इन सब का जो रिपोर्ट लेता था वो कौन लेता था? इल्तुतमिश लेता। इसीलिए देखेंगे आप, एक शासक क्या कर रहा है? अपने शासन और प्रशासन को एक व्यवस्थित ढंग से यहाँ प्रस्तुत करना चाह रहा है। ठीक, चलिए, इसके लिए इसने नेक्स्ट एक काम और किया। इसने क्या चलाया? इसने चालीसा दल का गठन किया। इसने किसका गठन किया? चालीसा दल का इसने गठन कर दिया। चालीसा दल के बारे में यदि हम बात करें तो चालीसा दल था क्या? ये चालीसा दल, चालीसा दल से तात्पर्य यह है कि इसमें क्या थे? इसमें 40 योग्य सरदार रखे गए। इसमें क्या रखे गए? 40 योग्य, इसमें 40 योग्य क्या रखे गए? इसमें सरदार रखे गए। 40 योग्य सरदार रखे गए इसमें, जिनका कार्य होता था, कौन थे? 40 सरदार। 40 में सरदार रखे गए जिनका कार्य होता था कि जो शासन और ये जो प्रशासन व्यवस्था है, शासन और इसकी जो ये जो प्रशासन व्यवस्था है, इसका क्रियान्वयन करना। प्रशासन व्यवस्था का, शासन और प्रशासन को चलाने का जो कार्य करेंगे, जो मेन मुद्दा जो होगा, मेन व्यक्ति होंगे, वो कौन करेंगे? वो चालीसा दल करेगा। जैसे अगर हम देखें आज वर्तमान में देखें, ये जो मंत्री परिषद है, एक तरीके से कौन? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद इस चालीसा दल का ही क्या है? एक स्वरूप है, एक तरीके से देखा जाए तो मंत्री परिषद जैसे आज गठन होती है मंत्री परिषद, तो वैसे ही उस समय क्या था? चालीसा दल का गठन किया गया। और चालीसा दल का कार्य जो होता था वो ये होता था कि जैसे ही कोई व्यक्ति, कोई भी राजा की डेथ होती है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो राजा बनेगा, नेक्स्ट जो शासक बनेगा, नेक्स्ट जो सुल्तान बनेगा, वो कौन बनेगा, इस बात का भी निर्णय कौन करते थे? ये चालीसा दल के लोग करते थे। और वहां का जो शासन और वहां का जो प्रशासन कैसा होगा, उसकी जो व्यवस्था की जाएगी, वो सारी व्यवस्था भी कौन करते थे? चालीसा दल के लोग करते थे, जिसमें 40 योग्य सरदारों को रखा गया था। तो आप देख पा रहे हैं कि एक कितने समय पहले ही एक जो व्यवस्थित जो ढंग से जो इसकी जो कर रहा है शुरुआत दिल्ली में, सल्तनत में, वो कौन कर रहा है? व्यक्ति इल्तुतमिश कर रहा है इसकी शुरुआत। ठीक है, चलिए आगे अब हम बात करें गुंबद निर्माण। भारत में सबसे पहले गुंबद निर्माण का, इसको गुंबद निर्माण का इसे क्या कहा जाता है? इसको पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? गुंबद निर्माण का इसको पिता कहा जाता है। सबसे पहली जो इसने गुंबद का निर्माण कराया वो कराया इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया इसने। क्या बनवाया? सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण कराया इसने। और ये जो इसने कराया वो कब करवाया है? 1229 ईस्वी में। 1229 ईस्वी में इसका पुत्र होता है नासिरुद्दीन महमूद। क्या होता है? नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, जिसे वो बहुत प्यार करता है ये, और इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद इसकी कब्र पर क्या बनवाता है? ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाता है। क्या बनवाता है? सुल्तानगढ़ी का मकबरे का निर्माण कराता है, जो कि भारत का पहला मकबरा होता है एक तरीके से देखा जाए तो। जो किस बेसिस पर था? गुंबद निर्माण के बेसिस पर था। किस पर? गुंबद निर्माण के बेस पे था ये। ठीक, चलिए इसके बाद ये क्या करता है? शुद्ध अरबी सिक्के। भारत में सबसे पहले
भारत के मतलब मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं हम, मध्यकालीन भारत में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलवाने वाला शासक, ये भी बहुत पूछा जाता है कि भारत में मध्यकालीन भारत में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए थे, वो किसने चलवाए थे, इल्तुतमिश ने चलवाए थे। तो ये जो शुद्ध अरबी ये जो सिक्के हैं, इन सिक्कों के नाम क्या थे, मतलब ये किस प्रकार के थे ये सिक्के, उनके बारे में जानेंगे। तो जो ये जो सिक्के हैं, इसने शुद्ध अरबी सिक्के, शुद्ध अरबी सिक्के क्या चलवाए इसने, शुद्ध अरबी सिक्के। तो ये जो शुद्ध अरबी सिक्के हैं, इनको कौन चलवा रहा है, इल्तुतमिश चलवा रहा है। कौन चलवा रहा है, इल्तुतमिश, शुद्ध अरबी सिक्के। और इन सिक्कों पर पहले तो ये जान लेंगे किसके थे। तो शुद्ध अरबी सिक्के थे, एक तो चांदी का टका और तांबे का जीतल, चांदी का टका और तांबे का जीतल। तो इन्हें दो प्रकार के सिक्के चलवाए, एक चांदी का टका और तांबे का क्या होता था, जीतल। तो जो चांदी की धातु से बना था उसका नाम क्या रखा इसने, टका। क्या नाम रखा उसका नाम, इसने टका रख दिया। क्या रख दिया, टका रख दिया। और जो तांबे की धातु से जो बना था उसका नाम क्या रख दिया इसने, जीतल रख दिया। इन सिक्कों पर क्या था, शिव की नंदी, जो शिव जी हैं हमारे, उस शिव के नंदी का चित्र होता था। शिव के नंदी का चित्र था उस पर, शिव के नंदी का चित्र, इन सिक्कों पर शिव के नंदी का चित्र। और दूसरा इन पर क्या था, चौहान घुड़सवार, इस पर क्या होते थे, चौहान घुड़सवार नियुक्त होते थे इस पर। चौहान मतलब कि जो चौहान वंशीय जो शासक हैं वो घोड़े पर इस पे क्या होते थे, सवार होते थे, घुड़सवार, चौहान घुड़सवार। ये इन पे अंकित कराए इसने। क्या क्या कराया इसने अंकित इस पर, एक तो शिव के नंदी का जो बैल है उसका चित्र अंकित कराया, और चौहान वंशीय जो शासक थे वो घुड़सवार थे, उनका उन पे चित्र अंकित करा दिए। और ये इतने दो सिक्के हैं जिनका नाम क्या है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। अब देखेंगे कितना अच्छा काम कर रहा है ये। और टकसाल पर दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले, मतलब मध्यकालीन भारत में सबसे पहले टकसाल का जो नाम छपवा रहा है, टकसाल की जो छपाई जो शुरू कर रहा है वो भी कौन कर रहा है, वो इल्तुतमिश कर रहा है। कौन कर रहा है, इल्तुतमिशी। टकसाल का जो नाम है उसको छपाने का जो कार्य कर रहा है, सबसे पहले जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, इल्तुतमिशी करता है। कौन करता है, इल्तुतमिश करता है। ठीक है भाई। तो इल्तुतमिश ने दो सिक्के चलवाए, एक चांदी का टका और तांबे का जीतल। चांदी का टका और तांबे का जीतल, दो सिक्के चलवाए इसने। और ये जो सिक्के हैं ये क्या है, शुद्ध अरबी सिक्के हैं। क्या है ये, शुद्ध अरबी सिक्के हैं, जिसमें क्या होता था, शिव के नंदी का जो चित्र है वो अंकित होता था, और चौहान घुड़सवार इस पर अंकित हुआ करते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसने और क्या काम कराए। और अगर हम बात करें, देखो अब दूसरा, ये जो हमारे इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक होता है जिसको क्या हुआ, जिसको सुल्तान की उपाधि दी गई। क्या दी गई, सुल्तान की उपाधि। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि प्राप्त की, पहला शासक। हालांकि एक जो व्यक्ति है उसको भी सुल्तान की उपाधि मिल चुकी है, लेकिन जैसे कौन नाम था उसका, पहला शासक जिसको क्या मिली, सुल्तान की उपाधि, लेकिन उसने उपाधि धारण नहीं की थी, जिसका नाम क्या था, ऐबक था। पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, जिसने क्या किया, सुल्तान की उपाधि धारण की। तो पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, तो उसने, वो कौन था, वो कौन है, इल्तुतमिश है। वो कौन है भैया, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को किसके, बगदाद के खलीफाओं द्वारा, बगदाद। तो ये पूछा भी जाता है कि किसको सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में बगदाद के खलीफाओं द्वारा सुल्तान की उपाधि प्रदान की गई थी। तो बगदाद के खलीफा द्वारा, खलीफा के द्वारा की गई थी। ठीक, सबसे पहली उपाधि दी गई इसको। दूसरा, इसने एक और भी कुछ काम किया, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि इसने जो है किसका, कुतुब मीनार है उसका भी इसने क्या कराया, निर्माण कार्य पूरा कराया। तो जो कुतुब मीनार
पूछा, जैसे कुतुब मीनार की जो नींव रखी वो किसने रखी? सॉरी, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया इसने। क्या कराया? निर्माण कार्य पूर्ण कराया इसने। निर्माण कार्य पूर्ण इसने करा दिया। ठीक, इसने कितनी मंजिल बनवाई है? वैसे 3 मंजिल बनवाई इसने। क्या बनवाई? 3 मंजिल बनवाई। तो देखिए कुतुब मीनार के जो निर्माण कार्य है उसमें 4 शासकों ने भाग लिया, ये पूछ लिया जाता है। तो पहला जो शासक है वो कौन है? ऐबक है। वो कौन है? ऐबक। ऐबक ने सबसे पहले इसकी नींव रखी है। ऐबक ने क्या रखी है? इसकी नींव रखी है कुतुब मीनार की। फिर दूसरा जो शासक है उसने क्या किया? दूसरे शासक ने फिर क्या किया काम इसका? इल्तुतमिश ने क्या बनवाई? इसको पूर्ण कराया। पूर्ण कार्य कराया इसने। पूर्ण कराया है इसने। किसने? अच्छा, ऐबक का ना, सॉरी इल्तुतमिश। इसने क्या करा दिया? इसको पूर्ण करा दिया इल्तुतमिश ने। अब इल्तुतमिश ने इसको पूरा करा दिया, लेकिन कुछ कारणवश इस पर क्या हो गई, जैसे कि बिजली गिर गई या फिर और इसमें क्या आ गई, कुछ कमियां आ गई। तो नेक्स्ट जो तीसरा शासक आया जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, इसे दिल्ली सल्तनत का क्या कहते हैं? इसको अकबर भी कहा जाता है। ये तुगलक वंश का शासक होता है, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने इस पे अपना क्या किया? इसमें अहम योगदान दिया। इसकी टूट फूट जो हो गई उसकी क्या कराई? इसकी मरम्मत कराई। फिर क्या हो गई कि बिजली कड़क गई और उसकी वजह से इसकी 1 मंजिल गिर गई। फिर आते हैं सिकंदर लोधी। कौन? सिकंदर लोधी। ये लोधी वंश का शासक होता है, सबसे बुद्धिमान शासक है वैसे देखा जाए तो ये सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी ने भी इसमें क्या किया? अपना अहम योगदान दिया। तो कुतुब मीनार के निर्माण में 4 लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। कितने लोगों ने? कितने शासकों ने? 4 शासकों ने। एक जिसकी नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसका निर्माण कार्य पूरा कराया इल्तुतमिश ने। फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसकी क्या कराई? मरम्मत कराई। और फिर सिकंदर लोधी ने भी इसकी क्या कराई है? मरम्मत कराई है। तो ठीक है भाई, तो कुतुब मीनार के निर्माण में ये 4 शासकों ने क्या लिया है? भाग लिया है। तो हमने बात की आज किसके बारे में? दिल्ली सल्तनत के बारे में, कि दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत हुई वो किस तरीके से हुई। जैसे हमने अभी बात की कि भारत में सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण हुआ किसके द्वारा हुआ? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ। और इसी तरीके से धीरे धीरे भारत में और भी शासक आते रहे जिन्होंने भारत में क्या किया? मुस्लिम साम्राज्य की नींव रख दी। लेकिन उसके बाद दिल्ली सल्तनत की जो नींव रखते हैं वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं। और दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने राज किया है। नंबर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, जिनके बारे में हम डिटेल्स पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला वंश था हमारा गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के बारे में हमने पढ़ा कि गुलाम वंश की जो नींव रखी है वो किसने रखी है? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 तक रहा। दूसरा जो व्यक्ति आया, अगर हम बात करेंगे इसके जो कार्य थे, इसने भी कुछ तो कार्य किए इसने, जैसे कुब्बत उल इस्लाम बनवाई इसने, पहली मस्जिद बनवाई इसने, 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया इसने, और कुतुब मीनार की इसने नींव रखी थी इसने। ठीक, दूसरा ये कि जो इल्तुतमिश है दूसरा शासक, इसे कहते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। क्या कहते हैं इसको? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसको, और गुलामों का गुलाम भी कहा जा सकता है इसको। और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, कौन था? इल्तुतमिशी था। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें कि इसने तुर्कान चहलगामी चालीसा दल का क्या किया? इसने गठन किया। तुर्कान चहलगामी चालीसा दल का इसने गठन किया, जिसमें 40 योग्य सरदारों को रखा गया, जिनका कार्य था कि वह नेक्स्ट जो आने वाला जो शासक है उसकी नियुक्ति करेंगे, और वो किस तरीके से, मतलब जो उसका शासन जो प्रशासन है उसकी जो व्यवस्था की जाएगी वो किस तरीके से रखी जाएगी, इस बात का ध्यान भी कौन रखेंगे? वो चालीसा दल के लोग रखेंगे। ठीक, इल्तुतमिश ने भारत में पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। क्या चलवाए? शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, जिसमें चांदी का टंका और तांबे का जीतल शामिल किया। चांदी का टंका और तांबे का जीतल इसमें शामिल किया। ठीक, और इन सिक्कों पर नंदी के बैल और किसकी? चौहान घुड़सवार जो वंश थे उनके क्या होते थे? उन पर चित्र अंकित किए गए थे। ठीक, दूसरा, और इल्तुतमिश ने किसमें? जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कार्य भी इसने क्या कराया था? पूर्ण कराया था। ठीक, तो इल्तुतमिश ने इतने सारे काम किए, और गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है इसको? गुंबद निर्माण का इसको पिता भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो आज की जो क्लास, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी थोड़ा देखो, अगर हम सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि जो टीचर्स मंत्रा जो है,
टीचर्स मंत्रा आपके लिए लेकर आया है एक ऑफलाइन और ऑनलाइन दो प्रकार के बैचेस लाया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, ऑफलाइन बैच के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ऑफलाइन बैच के बारे में बात करेंगे। ऑफलाइन बैच के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें आपको इस बैच का नाम होगा प्रयास बैच 2.0। क्या होगा, प्रयास बैच 2.0 होगा। इसमें आपको डेली जो है 4 घंटे की आपको क्लासेस मिलेंगी, रेगुलर मिलेंगी, और 20 आपको क्या मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो किस मोड पर होंगे, ऑफलाइन मोड पर होंगे। किस मोड पर होंगे, ऑफलाइन मोड पर होंगे। जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि ऑनलाइन बैचेस भी लेकर आने वाला टीचर्स मंत्रा, तो उसका सपोर्ट भी आपको मिलेगा, ऑफलाइन वालों को उसका सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक भाई। और दूसरा आपको क्या मिलेगा, इसमें कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, हार्ड कॉपी भी मिलेगी और आपको सॉफ्ट कॉपी भी दी जाएगी, हार्ड कॉपी भी और सॉफ्ट कॉपी भी। और 100 आपके क्या मिलेंगे, मॉक टेस्ट विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको दिए जाएंगे। ठीक। और उसमें एक स्पेशल क्या चलेगी, आपकी डाउट क्लास चलेगी। इससे संबंधित आपकी यदि कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं 9458485562। इस नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और इस बैचेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 29 फरवरी से क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। 29 फरवरी से क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। और अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सीट पक्की करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें कि अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, ऑनलाइन बैच के बारे में। तो इस बैच का भी नाम क्या है, प्रयास बैच 2.0। तो टीचर्स मंत्रा क्या लेकर आया है, ऑनलाइन बैच भी लेकर आया है, जिसकी शुरुआत की जाएगी कब से, 7 मार्च से शुरुआत की जाएगी। इसमें लाइव क्लासेस दी जाएंगी आपको और रिकॉर्ड क्लासेस भी दी जाएंगी आपको, जिसमें आपके 100 ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, 100 के दिए जाएंगे ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए जाएंगे आपको, और 20 ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। डाउट सेशन चलेगा अलग से, क्लास नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे आपको, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों मिलेंगी। ठीक है भाई। चलिए अगर हम बात करें कि इसका जो वैलिड है, जो इसका जो एक हमने ऑफर निकाला है इसका 5 मार्च तक, कब तक, 5 मार्च तक एक क्या है ऑफर है। वैसे तो ये 599 रुपये का, कितने का बैच आ रहा है ये, 599 का, लेकिन अगर आप इसको 5 मार्च तक अगर आपको खरीद लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा 399 में, मात्र 399 में आप अपनी जीत की तैयारी कर सकते हैं। और पुलिस में आप अपना क्या कर सकते हैं, आप अपनी एक वैकेंसी को फिल करने के लिए आप हमसे जोड़ सकते हैं। तो अगर आप 5 मार्च के बाद आप इस बैच को लेते हैं तो आपको कितने में पड़ेगा, फिर ये 599 में पड़ेगा। ठीक है। तो अपनी जो तैयारी है उसको अंतिम रूप देने के लिए, या फिर उसको अपनी ज़िंदगी को एक अहम मुद्दा देने के लिए हमारी जो टीम है टीचर्स मंत्रा से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए।